करण साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसा कि बलोच साहब कह रहे थे कि ट्रंप ने सबसे पहली गलती ये की कि उन्होंने जंग छेड़ ली सिर्फ नेतन्याहू की बातों में आके कि हम तो एक हफ्ते में कामयाब हो जाएंगे, हम तो सुपर पावर हैं सो कॉल्ड। ईरान ने जवाब देकर बता दिया कि सुपर पावर कौन है, और ये जो बातें हैं ये पूरी दुनिया ने देख ली। ईरान जिस तरह से डटा रहा, आप क्या समझते हैं अभी मुज़ाकरात की मेज़ पर बुलाकर फिर से खिलाफ वर्जी करना, दोबारा से ट्रंप कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है? और आबनाए हुर्मज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ हुर्मज़, क्या इस तरह ईरान को प्रेशराइज करके अमेरिका कामयाब हो सकता है खुलवाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो ट्रम्प का तरीकाकार है, जिस तरह से वो बुला के और दोबारा से वो अब अपनी गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये डिप्लोमेसी में ऐसा चलता नहीं है जी। लेकिन देखिए, क्योंकि एक बहुत इसमें जाइगेंटिक एफर्ट है जो पाकिस्तान की पिछले आप देख लें बहुत सारे हफ्तों से वो इसके अंदर शामिल है, जिसमें बहुत ही सिंसेरिटी और कंस्ट्रक्टिव रोल पाकिस्तान ने अदा किया है। मतलब बियॉन्ड बोर्ड जाके वो सारी सिचुएशन को क्रिएट किया है। क्योंकि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर ये एक एस्केलेशन ट्रैप था, जिसके अंदर एस्केलेशन कंट्रोल नहीं था। तो वो जो कंट्रोल है वो क्रिएट करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, और एक पहले कॉन्फिडेंस ज़ाहिर है हासिल किया। और उस कॉन्फिडेंस, दोनों मुल्क जो है वो पाकिस्तान पे उसका एतमाद उनके ऊपर है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ही एक डिप्लोमेसी एक बहुत ही वैसे भी पेचीदा मामला होता है, लेकिन ये तो जो वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि कई दहाइयों से है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैड ब्लड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक राउंड से या दो राउंड से नहीं होगा, लेकिन नेवरदलेस वो प्रोसेस ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी आप बात कर रहे थे, जैसे एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे थे, ये जो ईरान की तरफ से ये अभी कोई ऐलान, हतमी ऐलान नहीं किया गया कि वो कब आ रहे हैं, किस वक्त आएंगे, कैसे आएंगे। आई थिंक ये भी एक, मैं समझता हूँ, उनकी पोस्चरिंग है। क्योंकि आप नेगोशिएशन शुरू होने से पहले आप मैक्सिमम जो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लीवरेज हासिल करना चाहते हैं। तो वो शायद ये उनकी वो मैनूवरिंग है। बट मेरी अपनी राय ये है कि वो आएंगे जरूर, और इसका जल्दी रात को या जो भी टाइम मुनासिब हो इस पर ऐलान हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की स्टेट ऑफ हॉर्मस की, देखें इस जंग के अंदर एक एसिमेट्री थी। अमेरिका बहुत बड़ा, ईरान बहुत छोटा। वही डेविड और गोलत वाला मामला। और उसके अंदर हमने देखा कि ईरान के ऊपर बहुत सारे हमले हुए, कोई 20,000 के करीब, 13,000 जो एयर रेड्स और अटैक्स हैं वो अमेरिका ने किए, 7,000 के करीब इसराइल ने किए। लेकिन उसके बावजूद जो है ईरान ने रेजिलियंस का मुजाहरा किया, ईरान ने सरवाइव किया। और ये एक, ईरान ने एक एसिमेट्रिक डोमिनेंस हासिल कर ली। यानी उसने नुकसान उठाने के बावजूद, और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के बावजूद भी, जो डोमिनेंस है मिलिट्री थिएटर के अंदर, वो ईरान की है, उसकी विल पावर की है, उसकी रेजिलियंस की है, और उसकी नेशनलिज्म की है। तो उसके बाद अब जब उसके साथ ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको एज ए डेटरेंस यूज करना शुरू कर दिया, जब उसको बंद किया और उसके साथ उसका कंट्रोल, डिफेक्टो कंट्रोल संभाला, और जो जितनी वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट हो रही थी उसको अंडर चेक रखा। तो वो अमेरिका को लगा कि ये जो डेटरेंस ईरान के पास नहीं थी वो उसने इस टेरिटरी से हासिल कर ली है। तो हम्म। उसको काउंटर करने के लिए जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा दिया, यानी जो डेटरेंस है उसको कंपलेंस के थ्रू काउंटर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आके एक ग्रिड लॉक क्रिएट हो गया। क्योंकि जो अमेरिका, जो ईरान है वो बो डाउन नहीं करना चाहता, ना वो कर सकता है, क्योंकि वो कहता है ये मेरी टेरिटरी है। और वो जो अमेरिका के हाथों इस टेरिटरी के ऊपर कंपलेंस में भी नहीं जाना चाहता कि ये लगे कि जी ईरान जो अपनी लाइन से, जो उसकी स्टेटेड रेड लाइंस थी उससे पीछे हट गया। तो इसलिए ईरान अब नेगोशिएशंस में मेरे ख्याल में आने से पहले वो ये चाहता है अश्योरेंस कि जो अमेरिका है वो गल्फ ऑफ ओमान की जो ब्लॉकेट है उसको ख़त्म करे। तो इस पे ज़ाहिर है बहुत फ्रेंटिक एक डिप्लोमेटिक मूवमेंट भी चल रही है। आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, CDF, जी। इंटीरियर मिनिस्टर, ये सब मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, कई हेड ऑफ द स्टेट से पिछले कुछ घंटों में या पिछले रात से लेके अब तक बात हुई है। तो मैं समझता हूँ जी कि ये, इसके अलावा कोई हल नहीं है कि बातचीत से मसला हल किया जाए। वॉर या कन्फ्लिक्ट या उस पर वापस जाना बिल्कुल ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि आप इस वक्त दुनिया की हालत देख लीजिए, आप ये जो पूरा रीजन है ये इस वक्त बिल्कुल अनहिंज हो चुका है, और ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर है जी। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि जी इस पे जरूर कोई हल निकलेगा, और आने वाले घंटों में मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान की तरफ से ऐलान भी हो जाएगा। और जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि ईरान के आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर जस्ट 2-3 आवर्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान। करण साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हमने जंग देखी, अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग थी, लोगों के सोचने का नज़रिया कितना तब्दील हुआ है, और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील होते हुए देख रहे हैं आप? इस जंग ने तो बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दिया जी, जिसको हम स्ट्रेटेजिक रीसेट कहते हैं, जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे। हम्म। क्योंकि इस जंग के बाद जब ये मामला सॉल्व होगा, तो ना तो वेस्ट एशिया वो वेस्ट एशिया रहेगा, ना वो मिडल ईस्ट वैसा रहेगा, ना गल्फ स्टेट्स वैसी रहेंगी, और ना ही ये पूरा रीजन। क्योंकि एक तो देखिए जो अमेरिकन डोमिनेंस है वो बहुत हद तक उस वो हिट हुई है उसकी, जो इवन जो अमेरिकन डोमिनेंस के साथ साथ जो इवन उसकी मिलिट्री प्रेजेंस है डिफरेंट जगहों पे, अब वो भी अनटेनेबल होती हुई नजर आ रही है, वो भी अंडर क्वेश्चन आ गई है। ना ना सिर्फ इन 17 मुल्कों में जो गल्फ और उसके इर्द गिर्द हैं, बल्कि आप साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, आप साउथ कोरिया को देखें, आप जापान को देखें, वहां पे भी इवन उसकी जो डोमिनेंस है पैसिफिक में, वो भी थोड़ी सी जो ना डगमगाती हुई नजर आ रही है। तो एक पूरी तरीके से सारी चीज जो है जी वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखें, जब हम डिस्कस करते हैं इस कन्फ्लिक्ट को, तो हम बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, एक पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प, मैं समझता हूँ जी, वो देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। वो उन्होंने खुद बज़ाहिर एक वो जो उनका तरीकाकार है जैसे बात करने का, एब्रप्ट कर लेते हैं वो, कुछ बगैर सोचे समझे कह देते हैं, और वो एक एक तरीकाकार है। उसकी रीजन ये है कि वो एक नार्सिसिस्ट हैं, जी। वो एक साइकोपैथिक एक टेंडेंसी है, मेगलोमेनिक हैं, और वो 1.5 साल वो जो रियलिटी शो है वो भी चलाते रहे, सो ही थिएट्रिक्स भी कभी क्रिएट करते हैं। तो इसी इसी मैं समझता हूँ इस पर्सनैलिटी का फायदा जो है वो अमेरिकन स्टेब्लिशमेंट उठाती है। वो हम्म। उनको आगे रख के ये हो नहीं सकता। देखिए जहाँ पे जब पहला राउंड हुआ, तो ठीक। उसमें वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, विटकॉफ थे, जेडी कुशनर थे, और उसके साथ ओवर 100 लोग थे जो टेक्निकल टीम के थे, वो ठीक। अपने अपने फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स थे। मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, 300 लोगों का कंटेजेंट था, जिसमें से ओवर 100 जो थे वो सारी की सारी टेक्निकल टीम्स थी, और बाकी उनकी सिक्योरिटी डिटेल थी। तो खाली एक वो जो पर्सनैलिटी है जी, फाइन। और जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में बात करते हैं लेवल ऑफ एनालिसिस की, उसमें भी आप एक पोर्शन देते हैं पर्सनैलिटी को, बाकी फिर स्ट्रक्चर आता है, कंट्री आती है, और इंटरनेशनल सिस्टम आता है। तो वो जो स्ट्रक्चर, कंट्री और इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें अमेरिका के नंबर आपको पता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। तो आई थिंक हमें जी। चीजों को ठीक। इक्वेट करके और स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक है। और ये पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो अप्रोच है, मैं समझता हूँ वो यही वाली अप्रोच है, क्योंकि पाकिस्तान जो हम्म। है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच के तहत इस इशू को ना सिर्फ हैंडल कर रहा है, बल्कि बहुत ही ऑब्जेक्टिवली बिल्कुल सर, लीडरशिप से भी पाकिस्तान की एंगेज कर जानिब रहा है, से उनकी बहुत स्टैब्लिशमेंट से भी इंपॉर्टेंट एंगेज किरदार कर रहा अदा है। किया जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मौत